मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया आपका अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम एक राहु और केतु पर एक श्रृंखला बना रहे हैं, जिसका पहला भाग हमने आपको जारी किया है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनमें किसी एक भाव में राहु बैठते हैं तो उससे ठीक 7वें भाव में केतु विराजते हैं, यानी कि दोनों 180 अंश पर एक दूसरे से बैठते हैं। राहु और केतु की ये एक्सिस हमारे जीवन की धुरी बताती है। तो मित्रों, हमने आपको इससे पहले जो वीडियो दिया है उसमें राहु प्रथम भाव में और केतु द्वितीय भाव में बैठने से तथा केतु के प्रथम भाव में और राहु के द्वितीय भाव में बैठने से जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है ये एक्सिस। एक्सिस का मतलब आपको बता दें, एक्सिस मतलब ये एक धुरी है। जैसे कोई गाड़ी होती है, उसमें दो पहिए एक तरफ और एक 180 डिग्री पे दूसरी तरफ रहता है, और बीच में एक धुरी होती है जिस धुरी पर वो गाड़ी के पहिए चलते हैं। तो इसी तरह से ये राहु और केतु की हमारी कुंडली में एक्सिस बनती है। उसी एक्सिस पर हम पूरा जीवन जो है हमारा चलता रहता है, और ये एक्सिस बड़ी प्रभावी होती है हमारे जीवन पर। क्योंकि राहु जो है इस समय, इस आधुनिक युग में या कलयुग में कहें तो ये राजा है ग्रहों, मतलब कुंडली में आप सभी के। क्योंकि राहु का प्रभाव जो है धीरे धीरे पूरे संसार पर हो चुका है, और आगे इसका प्रभाव और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो मित्रों, आज हम जो बात करेंगे वो राहु के दूसरे भाव में और केतु के अष्टम भाव में बैठने की बात करेंगे, तथा इसके साथ ही केतु के द्वितीय भाव में और राहु के अष्टम भाव में बैठने की भी बात होगी। सॉरी मित्रों, तो राहु और केतु की जो एक्सिस है ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी। अगर आपकी कुंडली, आप अपनी कुंडली खोल लें, अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, या दूसरे भाव में केतु या अष्टम भाव में राहु आपकी कुंडली में विराजित हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, क्या होता है कि राहु और केतु की इस एक्सिस का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर पूरा पड़ता है। इसके क्या कार्मिक इंडिकेशंस हैं और आपका पूरा जीवन किस धुरी पर घूमता है, इस पर आज बात होगी। क्योंकि राहु और केतु की ये ऐसी एक्सिस है जिसके ऊपर आपका पूरा मन और दिमाग घूमता रहता है। अब किस क्षेत्र को आपको ठीक करने में आपकी पूरी ऊर्जा लगेगी, अपने जीवन के किस क्षेत्र को ठीक करने में आपकी ऊर्जा लगेगी, या आपको सफलता कहाँ मिलेगी, कहाँ आप अटकेंगे और कहाँ आप जो है रुक जाएंगे, या आप सारे बंधन तोड़कर निकल जाएंगे, ये सब और सब राहु और केतु की एक्सिस पर निर्भर करता है। आपको कुछ जो है क्योंकि ये जो राहु और केतु की एक्सिस है, ये आज के युग में बड़ी ही पावरफुल एक्सिस है मित्रों। तो आज हम इसके बाद जो है आपको कुछ इसके उपाय भी बताएंगे कि इससे जो है कैसे उबरा जा सकता है। तो मित्रों, हम आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। राहु दूसरे घर में द्वितीय भाव में और केतु जो है अष्टम भाव में।
अब आपको ये समझना है कि दूसरा घर क्या है, दूसरा घर क्या इंडिकेशन देता है, क्या बताता है। दूसरा घर हमारा जो है कुटुंब है, मतलब हमारा पूरा परिवार है। कुटुंब मतलब परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे चाचा, हमारे भाई, हमारे बुआ, हमारे फूफा जी, हमारे मामा, हमारे मामी, हमारे नाना नानी, दादा दादी, यानी कुटुंब में सभी समाहित होते हैं। तो दूसरा भाव हमारा कुटुंब है पूरा, और हमारी वाणी है, और हमारे हमको बचपन में जो संस्कार मिलते हैं वो हमको कुटुंब से मिलते हैं, तो हमारे संस्कार भी हैं। हमारी प्राथमिक शिक्षा है, इनिशियल जो एजुकेशन है, हमको जो माँ चलना बोलना बैठना सिखाती है, या परिवार में जो हमको शिक्षा मिलती है, वो हमारी प्राथमिक शिक्षा परिवार की, वो भी हमारी जो है दूसरे भाव से देखी जाती है। परिवार के लोग कैसा उनका व्यवहार है, हमारे परिवार में कितनी धन संपदा है, कितनी संपत्ति है, ये सब जो है दूसरे भाव से पता चलता है। आप अपने जीवन में कितना धन कमाते हैं, वो भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। आपकी मनः स्थिति कैसी होगी, ये भी दूसरे भाव से पता चलता है। क्योंकि ये लग्न आप स्वयं हैं, और ये लग्न से दूसरा है। इसको मित्रों उपचय भाव भी कहा गया है ज्योतिष में। अब आप कहेंगे उपचय का अर्थ क्या है? उपचय का मतलब वृद्धि का भाव, यानी आप यहाँ पैदा हुए, आपका ये शरीर है, ये आप है, अब आप यहाँ से वृद्धि करना शुरू करते हैं, तो ये जो है ये वृद्धि का भी भाव है। क्योंकि जो मतलब ये लग्न है, ये धर्म त्रिकोण है। मतलब कुंडली में हमने बताया थे कि मतलब जहाँ 4 पुरुषार्थ होते हैं, उसमें मुख्य रूप से धर्म त्रिकोण होते हैं, धर्म के केंद्र होते हैं। तो ये धर्म त्रिकोण में ये लग्न भाव, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये हमारे जो है धर्म त्रिकोण के घर हैं। तो इनसे जो भी अगला घर होगा, अगला भाव होगा, वो उपचय भाव कहलाता है। यानी कि इस धर्म त्रिकोण के लिए दूसरा, और ये पंचम से दूसरा 6वां, और नवम से दूसरा 10वां, यानी ये 3 भाव हमारे 2, 6 और 10 भाव, ये हमारे उपचय भाव हैं। मतलब ये जो ये घर है, नवम भाव है भाग भाव, इसको बढ़ाता है ये दूसरा भाव, 10वां भाव, यानी वृद्धि करता है। वृद्धि का मतलब चूँकि ये भाग भाव है और ये कर्म भाव है, जब आपका भाग्य खुलेगा, आप कर्म करेंगे तो आपकी वृद्धि होगी। इसी तरह से ये पंचम भाव है, पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, और 6वां भाव आपके कंपटीशन का है। जब आप शिक्षा पूरी प्राप्त कर लेते हैं तो आप कंपटीशन देते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, परीक्षा नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं, परीक्षाएं देते हैं। तो इस तरह से आपको अब उपचय भाव समझ में मेरे ख्याल में आ गया होगा। तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, इसको भी जो है क्या नाम दूसरा भाव बताता है। तो दूसरे घर में राहु जैसा ऊर्जावान, ऊर्जा का भंडार कह लो आप, होगा, तो सबसे पहले आपको क्या इंडिकेशंस मिलेंगे, यानी आपको क्या सूचना मिलती है। राहु चूँकि एक विदेशी ग्रह है, इसके साथ विदेशी संस्कृति जुड़ी हुई है, तो आपका परिवार, आपको लगेगा कि आपके आसपास जो है परिवार हैं, उनसे कुछ अलग हटकर आपका परिवार है। यानी आपके परिवार में जो है कुछ अपरंपरागत परिवार कहना चाहिए, उसे अनकन्वेंशनल परिवार कहना चाहिए है आपका। मतलब यानी कि दूसरे जो आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, या मतलब इस कंट्री में जो परिवार हैं, जो भी मतलब लोग रहते हैं, उनसे हटकर है कुछ आपका परिवार। मतलब चीज़ें तो वही हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ हटकर है। यानी आपका जो परिवार है वह एक अपरंपरागत, आज़ाद ख्याल का कहना चाहिए उसे। अपरंपरागत का मतलब स्वतंत्र विचार का परिवार है। आपके विचार, आपके परिवार के लोगों के विचार कुछ अलग होते हैं, अलग हटकर।
तो राहु केतु जो है क्या करेगा मित्रों, राहु केतु जो है यानी कि आप जहाँ भी रहते हैं, यदि इंडिया में आप रहते हैं तो आपके परिवार के संस्कार वैसे नहीं हैं जैसे जो है इंडिया में लोगों के होते हैं। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो हो सकता है कि विदेशी संस्कृति से अलग हटकर आपके घर के लोग हों, यानी कि वहाँ का जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है वो आप अपने परिवार में ना देखने को मिले। मतलब आम सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं वो आपके परिवार में उनसे हटकर हों। क्यों? क्योंकि ये दूसरे भाव में राहु के बैठने से ये प्रभाव आता है। और राहु क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। तो आपकी इच्छाएं, आपकी चाहत धनी बनने की होगी। आप सोचेंगे कि मुझे धनी बनना है, मुझे जो है सफल होना है, सक्सेस लेना है, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। यानी कि आप ये जो है सब आपको परिवार से ही मिलता है और कुछ भी आप करने को तैयार रहते हैं धन के लिए। कई बार जो है आपकी वाणी काफ़ी रफ हो जाती है, क्योंकि दूसरे भाव से मैंने बताया कि वाणी भी देखी जाती है, तो आपकी वाणी भी रफ हो सकती है। लेकिन आपकी वाणी में जो है एक जादू होगा, एक अलग तरह का आकर्षण होगा, क्योंकि राहु एक रहस्यमय ग्रह है। ये क्या करता है? आपकी आपकी वाणी में एक चार्म पैदा कर देता है। यानी कि आप अपनी वाणी से लोगों के दिल जीत लेते हैं। अगर इस राहु का ग्रह स्वामी अच्छे स्थान पर बैठा है, मतलब क्या है कि राहु और केतु की वैसे ज्योतिष में कोई राशियां नहीं मानी गई हैं, या इनको स्वामित्व किसी राशि का नहीं मिला है। राशियां तो हमारे ज्योतिर्विदों ने कुछ दी हैं। किसी ने राहु को वृषभ राशि में जो है नीच का उच्च का कहा है, और केतु को मतलब वृश्चिक राशि में नीच का कहा है। किन्हीं हमारे जो ज्योतिर्विद हैं उन्होंने राहु और केतु, राहु की उच्च राशि मिथुन राशि रखी है और केतु की धनु राशि में उच्च बताया है। तो थोड़ा सा मतलब आपस में भी मतलब वो है, कन्फ्यूजन है। लेकिन राहु को आप ये मानिए कि राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर में जो भी राशि लिखी होती है उसका जो स्वामी ग्रह होता है, तो राहु उसी के अनुसार काम करता है, यानी उस पर वो हावी होगा। तो आपको ये भी देखना होगा कि राहु और केतु जहाँ बैठे हैं वहाँ कौन सी राशि लिखी है और उस राशि के स्वामी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अगर वो अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो जो है क्या नाम अच्छा होगा, और जो है क्या नाम अगर खराब स्थानों पर हैं, खराब स्थान हुए जैसे 6वां भाव, 8वां भाव या 12वें भाव में बैठे हैं, तो राहु जो है गड़बड़ करने लगेगा, खराब करने लगेगा। क्योंकि राहु तो उसी ग्रह स्वामी के गुण देता है, और अगर वो शुभ ग्रह होंगे और वो केंद्र में या त्रिकोण में बैठे होंगे तो वो जो है यानी कि बहुत अच्छा फल देंगे। यानी कि आप जो है चूँकि दूसरे घर से वाणी देखी जाती है, तो आप हो सकता है कि बहुत बड़े आप स्पीकर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े फिलोसफर हो सकते हैं, आप जो है बहुत बड़े गैम्बलर भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु गैम्बलिंग का भी ग्रह है। आप शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। यानी कि एक सामान्य परिवार से हटकर एक अपरंपरागत काम आप कर सकते हैं, या वित्तीय संस्थानों में भी आप काम कर सकते हैं। आपकी इच्छा भी यही होगी कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लूँ, वित्त बना लूँ, अपना फाइनेंस बना लूँ। आप बहुत बड़े बैंकर भी हो सकते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है आप उससे जुड़ सकते हैं।
तो सबसे पहली बात तो मित्रों यह है कि आपकी परिवार, आपका जो परिवार है, आपका परिवार सामान्य परंपराओं को नहीं मानता है, जो मतलब अन्य परिवारों में मानी जाती है, और आपको लगेगा कि यही मेरी ताकत है। क्योंकि वो सामान्य मान्यताओं को नहीं मानते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद ख्याल के हैं, आप कुछ भी करने को तैयार हैं, और आप जो है हवा में उड़ने लगते हैं। परंतु मित्रों ये मत भूलिए कि राहु का जो शरीर है वो क्या है, वो है केतु, और वो कुंडली में कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव मृत्यु का स्थान है, गुप्त विद्याओं का स्थान है, बीमल को भी यहाँ से देखा जाता है, तंत्र मंत्र साधना को भी यहाँ से देखा जाता है, और जो है आपकी ससुराल का भी 8वां घर है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव आपकी पत्नी का है, तो पत्नी से दूसरा, जैसे ये आपका घर है लग्न, तो लग्न से दूसरा आपका कुटुंब है। इसी तरह ये पत्नी का 7वां घर आपकी कुंडली में माना जाता है, तो 7वें से दूसरा है 8वां, यानी ये पत्नी का घर। तो पत्नी का घर यानी पत्नी का मायका, यानी आपकी ससुराल हुई, तो ये आपकी मतलब उससे भी देखा जाता है, ससुराल भी है। ये जो है ज्योतिष और खोज का भी 8वां घर है, रिसर्च शोध भी 8वां घर है। यानी कि केतु यदि जो है कुंडली में 8वें घर में है, तो 8वां घर जो है एक जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला घर है, शोध करने लायक माइंड होगा उस जातक का, जिसकी कुंडली में केतु 8वें घर में बैठे हैं। अब जैसे कालपुरुष की कुंडली से अगर देखा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में राशियां जो है होती हैं वो स्थिर होती हैं। तो कालपुरुष के अनुसार प्रथम भाव में मेष राशि होगी 1 नंबर राशि, तो अष्टम भाव में 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि होगी। तो ये जो है वृश्चिक राशि और अष्टम भाव में किसी ग्रह का 8वां भाव, ये खराब भाव माना गया है। लेकिन चूंकि केतु के लिए ये 8वां घर बुरा नहीं है, क्योंकि केतु 8वीं राशि में यानी वृश्चिक राशि में केतु जो है वो उच्च का हो जाता है, केतु यहाँ पर उच्च का हो जाता है, तो 8वीं राशि जो है केतु के लिए खराब नहीं मानी गई। हाँ, उसकी राशि का स्वामी, उसके राशि जो राशि लिखी हो, ये तो मैंने कालपुरुष के अनुसार बताई, लेकिन आपकी कुंडली किसी दूसरे लग्न की हो सकती है, तो यहाँ कोई और राशि लिखी, तो उस राशि के स्वामी को देखना जरूरी होगा कि वो उसकी स्थिति क्या है, तो उसके अनुसार ही हम जो है उसका फल निकालेंगे। यानी कि मतलब केतु क्या है, आपका जो है पूर्व जन्म के बारे में बताता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, यानी कि आप पूर्व जन्म में एक प्रसिद्ध रहस्यमयी विधाओं की ज्ञाता रहे होंगे, यानी कि आप अपने पिछले जन्म में कोई ज्ञान, कोई शोध, कोई तंत्र या कोई साधना बहुत ऊंचे स्तर की आपकी रही होगी, क्योंकि केतु आपके अष्टम भाव में बैठा है। और सच्चाई भी यही है मित्रों कि आपकी ताकत भी यही है। आप क्या सोचते हैं कि बोलना, ऊपर ऊपर उड़ना, पैसा कमाना, यह आपकी ताकत है। राहु के कारण तो आप यही सोच रहे हैं, क्योंकि राहु एक डिजायर है, एक इच्छा है, धन कमाने की इच्छा है उसकी। राहु सिर है, दिमाग लगाता है, तो जो है, लेकिन केतु आपको पूर्व जन्म के बारे में बताता है, क्योंकि असली ताकत जो है आपकी केतु से ही है। अगर केतु 8वें घर में है तो सच मानिए आप एक बहुत बड़े शोधकर्ता बन सकते हैं, यानी आप बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं, और आपकी विशिष्टता आप अपने जन्म के साथ लेकर आए हैं, पूर्व जन्म के साथ लेकर, कि पूर्व जन्म की विशेषता आप अपने जन्म के साथ लेकर आए हैं।
आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को राहु के माध्यम से पूरी करने में लगे हुए हैं। तो जब तक आप अपना पूर्व जन्म यानी पास्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी डिजायर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे मित्रों। क्योंकि जिस चीज़ में आप पूर्व जन्म में एक्सपर्टीज थी आपकी, जिसमें आप एक विशेष योग्यता रखते थे, उसको देखना आवश्यक है, क्योंकि वही आपका अनुभव चलेगा इस जन्म में भी। तो अगर केतु 8वें में है और उसका स्वामी ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आप ज्योतिष से आध्यात्म की ओर भी जा सकते हैं, या आपको कोई अच्छा जो है गुरु मिल जाए तो आप का पुराना अनुभव जो है आपको फिलॉसफी में, तंत्र मंत्र में, साधना में बड़ी ऊंचाई दे सकता है। तो आप किसी एक विषय को पकड़ेंगे तो आप उसके अच्छे जो है वक्ता बन सकते हैं। यानी कि लोगों को लगेगा कि इस विषय में आपसे अच्छा वक्ता न देखा है और न सुना है। क्योंकि यदि आपने केतु की चीज़ समझ ली तो राहु आपकी जो है मदद करेगा फिर। क्योंकि राहु क्या है, एक एम्पलीफायर है, वो उस चीज़ को एम्पलीफाई कर देगा और बढ़ा देगा, और आपकी इच्छा भी यही होगी। लेकिन राहु आपके जो है शुरुआत के दिनों में अपनी चीज़ें दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप जन्म से बड़े होते हैं तो राहु आपकी इच्छाएं बढ़ाने लगता है, लेकिन आप धीरे धीरे जब 40-42 साल के हो जाते हैं, ये ग्रह भी 40-42 साल पर एक्टिव अपना पूर्ण रूप दिखाते हैं। तो जब 40-42 साल के आप की उम्र के हो जाते हैं तो आपको अपने मिशन, तब आपको अपने मिशन का पता चलता है कि मैं क्या कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप उसके बाद आपको समझ में आ जाए 40 साल के बाद, तो आप हो सकता है कि शेयर में मार्केट में आप घुस जाएं और शेयर मार्केट में एक बड़ा धमाका कर दें। आप बीमा में भी घुस सकते हैं, या कोई बीमा कंपनी के CEO बन जाएं आप, और उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो आपकी डिजायर भी पूरी हो सकती है। लेकिन ये सब मित्रों और ग्रहों की कुंडली में और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। मतलब एकदम से आप ये देख के शुरू ना हो जाए कि राहु हमारा दूसरे घर में और केतु अष्टम भाव में। आपको और ग्रहों की भी स्थिति कुंडली में देखनी पड़ेगी। मतलब जो है यानी कि 8वें और दूसरे घर की धुरी आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। पैसा कमाना, दूसरों से हटकर काम करना, परिवार के लोग अब तक जाने क्या करते रहे हैं आप सोचते होंगे, लेकिन राहु का जो उद्देश्य है, आपकी जो समझदारी है, आपको जीवन के दूसरे भाग में पता चलता है। तब आप वास्तव में उन्नति करते हैं। जो राहु चाहता है वो फिर आप उस लाइन पर चलते हैं। अब इस धुरी का मायने क्या है, यहाँ पर जो है क्या नाम, आप कहाँ पर अटक गए हैं, कहाँ अटके हैं, आपका कार्मिक कनेक्शन क्या है। ये दूसरे और 8वें घर की एक्सिस है जो आपके और आपकी पत्नी का परिवार, यानी कि आपके परिवार से आपकी ससुराल, यानी आपके परिवार से आपकी ससुराल, यानी पत्नी का मायका जो है उससे कनेक्शन है। तो अगर राहु दूसरे घर में और केतु 8वें घर में है तो आप जिंदगी भर पैसा और परिवार इसके बीच ही झूलते रहेंगे। यानी हो सकता है कि आपके ससुराल वाले कमज़ोर हों तो आप उनकी मदद करने में लगे, और हो सकता है आप अपने परिवार के लिए पैसा कमाएं, तो इसी में आप झूलते रहेंगे। क्योंकि जो है केतु 8वें घर में है,
अच्छा, केतु 8वें घर में है तो केतु ये भी पूर्व जन्म के बारे में बताता है, यानी आपने ससुराल से जो भी आपका हिसाब किताब था, जो भी आपको लेना देना था, वो पूर्व जन्म में पूरा हो चुका है। वो काम तो आप पिछले जीवन में कर चुके हैं। तो आप इस जीवन में आप क्या करेंगे? आप इस जीवन में अपने परिवार को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप रिश्तों को, अपने परिवार के में रिश्तों को नहीं संभाल पाते हैं तो आपका परिवार आप बिखर जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, या आप अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। तो रिश्तों को संभालना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना आपका ये ध्येय है जीवन में, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसा, परिवार और वाणी, इन तीनों चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये दूसरे भाव से पैसा भी है, कुटुंब भी है और वाणी भी है, इन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कितनी भी आप कोशिश कर लें, क्योंकि अगर आपकी वाणी बिगड़ गई तो परिवार बिगड़ने लगेगा, पैसा, आपकी संबंध खराब होने लगेगी, आप व्यापार में कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन आपको लगेगा कि आप कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरे परिवार में मैं रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक जगह ठीक करता हूँ, दूसरी जगह दूसरे से कुछ गड़बड़ हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती रहती है। तो फिर रिश्तों से आप फिर क्या करेंगे? आप थोड़ा रिश्तों से दूरी बनाने लगे और धीरे धीरे आप डिटैच होने लगे। अब इसी को मतलब तब आप जो है क्या नाम कुछ कर पाएंगे। तो ये मित्रों था कि जो है क्या नाम राहु यदि दूसरे भाव में बैठता है और केतु अष्टम भाव में बैठता है। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं कि केतु आपका जो है क्या नाम वो दूसरे भाव में बैठा है और राहु जो है अष्टम भाव में हो, तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। केतु आपका जो है क्या नाम दूसरे भाव में चला गया हो और राहु आपका अष्टम भाव में हो, तो जीवन पे फिर ये क्या प्रभाव, इसका क्या प्रभाव होगा? मतलब जो है यानी कि तो आप क्या कर चुके, आप मतलब अष्टम भाव में राहु है तो आप क्या कर चुके हैं और किसकी अब इच्छा रखते हैं, इस बात पर बात होगी मित्रों। तो केतु यदि दूसरे घर में है तो आपका पूरा फोकस परिवार पर होगा, क्योंकि केतु दूसरे घर में है, यानी आपके कुटुंब पर है, के घर में है, और आपकी पूरी धन, आपका पूरा धन जो है परिवार पर ही खर्च होगा। जो भी आप कमाएंगे, आपका सारा का सारा ध्यान जो है वो परिवार को बनाने में लगेगा। वाणी, पैसा और परिवार में आपकी आधी जिंदगी गुजर जाएगी। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हो सकती हैं। आपको हमेशा लगेगा कि कहीं ना कहीं परिवार का कर्ज मेरे ऊपर है। परिवार को संभाल कर रखना, परिवार को अच्छे रास्ते पर ले जाना, आपको मतलब जो है उनको अच्छी सलाह देना। लेकिन कई बार आपकी अपनी भाषा और आपकी अपनी वाणी परिवार में दरार पैदा कर सकती है। इसलिए जब मित्रों परिवार के झगड़े निपटाने हों तो थोड़ा सोच समझकर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। राहु यदि 8वें घर में होगा तो क्या होगा? अब उल्टा हो गया, यानी 8वां घर क्या है? 8वां घर फिर वही मैंने जो बताया था कि ज्योतिष है, सीक्रेट गुप्त चीज़ें हैं, साधना है, सब कुछ मतलब वही चीज़ें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी है और शेयर मार्केट भी है, लॉटरी भी है और जुआ भी है और चोरी भी है। 8वें घर से चोरी का भी विचार होता है। मतलब सब कुछ है, बहुत सी चीज़ें हैं, जितनी मुझे याद आती हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर 8वें घर का स्वामी अगर खराब स्थिति में होगा, यानी इसमें जो राशि लिखी होगी जहाँ राहु बैठा है, और उसकी स्थिति यदि खराब होगी, वो 6वें, 8वें या 12वें भाव में या शत्रु की राशि में बैठा हो या नीच के होकर बैठा हो,
तो जो है क्या होगा कि मतलब जो है आपकी स्थिति खराब होने लगेगी। यानी 8वें घर में राहु है तो आप गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप परिवार का ध्यान न रखें और कोई ऐसा काम कर डालें जिससे आपकी फैमिली का नाम खराब हो जाए। भाई आप ये तो जानते ही हैं कि 8वां घर जो है 7वें घर मतलब 8वें घर का स्वामी, और अगर 8वें घर का स्वामी अच्छी स्थिति में होगा तो आप जो है बहुत ज्ञानी होंगे। आप अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं। आप जो है समाज में कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिसको लोग जो हैं याद रखें। आपका नाम हमेशा चलता रहेगा और आगे बढ़ेगा। तो मित्रों जो है चूंकि केतु दूसरे घर में है तो आप अपने परिवार की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी आपके अगर दादाजी एक अच्छे ज्योतिषी थे हो सकता है और आप ज्योतिष पर काम करने लगें तो आप अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और अगर ग्रह स्वामी अच्छी स्थिति में है तो आप हो सकता है एक बहुत नामी गिरामी ज्योतिषी बन जाए। और अगर ग्रह स्वामी खराब होगा तो आप परिवार की विरासत को खराब भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु चूँकि काफ़ी चालाक है। 8वें घर में राहु है तो वो फिर नकारात्मक प्रभाव देने लगेगा अगर कि दूसरे भाव का स्वामी खराब स्थिति में है। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यानी कि 8 नंबर राशि इसमें लिखी हुई है लग्न में। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति की राशि में मान लीजिए यानी 9 नंबर राशि ये हुई, तो ये धनु राशि बृहस्पति की हुई, तो इसमें यदि केतु बैठे हुए हों तो हो सकता है कि आपके परिवार में कोई स्कॉलर था, यानी आपके दादाजी भी हो सकते हैं और उनका ज्ञान आपको मिल गया। तो जहाँ राहु केतु बैठे हैं उन घरों के राशि स्वामियों की स्थिति जरूर देख लेना चाहिए कुंडली में। तो राहु और केतु की एक्सिस तभी आप समझ पाएंगे। इनके मालकों को, इन दोनों घरों के मालकों को आप ग्रह स्वामियों को जरूर देख लें। यानी कि दोनों घरों के ग्रह स्वामी यदि त्रिकोण या केंद्र में संबंध बना रहे हैं, मान लीजिए गुरु हैं और मान लीजिए चंद्रमा हैं, वो त्रिकोण में या कहीं बैठे हुए हैं, त्रिकोण भाव में या केंद्र भाव में संबंध बना रहे हों या दृष्टि से देख रहे हों, तो ये मान लीजिए कि आपको सफलता जो है मिलने का समय आ गया। आप अपने जो कार्मिक से कुछ सीखेंगे। कार्मिक मतलब अपने पूर्व जन्म से या अपने दादा जो आपके थे, है ना, और कुछ अच्छा समाज को दे सकते हैं। राहु केतु के स्वामियों का संबंध और केंद्र और त्रिकोण में स्थिति बहुत मायने रखती है मित्रों। और जितनी भी स्थिति अच्छी होगी, शुभ प्रभाव में होगी, केंद्र त्रिकोण में होंगे, मित्र राशि या उच्च राशि में होंगे, आपस में कुछ संबंध बना रहे होंगे, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो ये राहु और केतु की दूसरे और 8वें और 8वें और दूसरे भाव में बैठने की व्याख्या थी। आपको पूरी जिंदगी धन परिवार में ही झूलना पड़ेगा। क्या कब कैसे होगा ये आपकी कुंडली के ग्रहों की दशा और अंतर्दशा बताएगी, लेकिन ये एक्सिस ऐसी है कि आप तब तक उबर नहीं पाएंगे जब तक आप कुछ इस एक्सिस से सीख नहीं लेंगे। अब इसमें अगर आपको इस एक्सिस से आपको कुछ दुष्प्रभाव आ रहे हैं आपकी कुंडली आपके जीवन में, तो उनसे कैसे बचा जाएगा उसका उपाय सीधा सा है
कि आप जो है अपने परिवार और धन या पैसा इसमें एक अच्छा समन्वय बनाएं, और आपका परिवार यदि उसमें रोड़ा बनने लगता है तो आपको फिर मेंटली थोड़ा सा धीरे धीरे परिवार से अलग होना पड़ेगा। यही ये एक्सेस बताती है मित्रों। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दूर भाग जाएं, पर आपका परिवार से थोड़ा मानसिक रूप से धीरे धीरे अलग हो जाना इस एक्सेस की चाबी है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब अगला वीडियो में आपको राहु और केतु पर ही तीसरे और नवम भाव में, या में राहु या केतु की बैठने, या नवम भाव में राहु और तीसरे भाव में राहु के बैठने का क्या प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ेगा, इस पर वीडियो लाऊंगा।